Hi everyone, welcome or welcome back to my channel that is Soumya Jha Law in Veins. So it's been a while since I have made a video. So आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्री कंसेप्शन एंड प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सेलेक्शन, जो कि 1994 में आया था। PCPNDT भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सो PCPNDT एक्ट क्या कहता है? ओके, सो क्या पर्पस था इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन का? सो ये एक्ट जो है ये बेसिकली प्रोवाइड करता है कि प्रोहिबिट करता है ये सेक्स सिलेक्शन को बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन। ठीक है, एंड ये रेगुलेट करता है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक को। ठीक है, ये क्या रेगुलेट करता है? प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक को, और प्रिवेंट करता है कि मिसयूज़ नहीं हो सेक्स डिटर्मिनेशन का। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्ट का इनैक्टमेंट डेट क्या है? 20 सितंबर 1994। इन्फोर्समेंट डेट इज़ 1 जनवरी 1996 एंड इसमें टोटल 8 चैप्टर्स एंड 34 सेक्शंस हैं। सो ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, सो नाउ कमिंग टू डेफिनेशन क्लॉज। सो डेफिनेशन हमारा 2 में दिया हुआ है, सेक्शन 2 में। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जैसे 2BA में कॉन्सेप्टस है, 2BB में एम्ब्रियो और 2BC में फिटस है। सो एम्ब्रियो और फिटस के बीच में क्या डिफरेंस है कि जो डेफिनेशन है ना वो आप रीड कर लेना, उसमें बस बेसिक डिफरेंस है कि एम्ब्रियो को हम फर्स्ट डे जब से वो स्टार्ट हुआ उससे 56 डेज तक, मतलब 8 वीक्स तक कंसीडर करेंगे, और 57th डे टू द एंड ऑफ बर्थ से हम फिटस काउंट करेंगे उसको। ठीक है, फिर आगे डेफिनेशन है, ये आगे की डेफिनेशंस बहुत सिंपल है, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। 2I में प्री नाटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स एंड 2J में टेक्निक्स और O में सेक्स सिलेक्शन दिया गया है। ठीक ठीक, ओके, सो नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 में याद रखना बस एक ही सेक्शन है, सेक्शन 3, जिसमें 3A और 3B है। ठीक है, 3 बेसिकली क्या कहता है कि जो रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, ठीक है, उसका रेगुलेशन के लिए बेसिकली बात करता है। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, जेनेटिक लेबोरेटरीज एंड जेनेटिक क्लिनिक्स। तो 3A में बेसिकली प्रोहिबिशन दिया गया है सेक्स सिलेक्शन का, और 3B में कि जो सेल है अल्ट्रासाउंड मशीन्स का या लेबोरेटरीज का किसी भी पर्सन के द्वारा या फिर किसी भी चीज़ के द्वारा, वो जो है वो प्रोहिबिटेड है। सो ये 2 प्रोहिबिशंस दिए गए हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सेक्शंस है। अब सेक्शन 4 ये समझते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, सो कमिंग ऑन सेक्शन 4। सो सेक्शन 4 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली हमारा नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया है, इसमें सेक्शन 4 में ये है कि प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। ठीक है, अब ये बेसिकली एक्सेप्शंस है जहाँ पे जो प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब किस किस सिचुएशन में डिटेक्ट करोगे? पहला मेंटल डिसेबिलिटी, दूसरा फिजिकल डिसेबिलिटी, क्रोमोसोमल या फिर ऐसे कुछ मेटाबॉलिक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हो गए। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री है कुछ उस पर्टिकुलर डिजीज़ की, सेक्स लिंक जेनेटिक डिजीज़, ठीक है, कॉग्निजेनिटल डिजीज़ है या एनोमलीज़ है, या फिर एनी अदर एबनॉर्मलिटीज़ और डिजीजेस एज में बी स्पेसिफाइड इन द सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड। अभी हम आगे देखेंगे सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड क्या है। ठीक है, सो सेक्शन 7 है, तो अभी आगे देखेंगे हम। ठीक है, सो ये सारे बेसिकली डिजीज़ हैं जिसमें आप डिटेक्ट करोगे, बट उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। अब ये कंडीशंस क्या है, अब इनको देखते हैं हम। So it is given that prenatal diagnostic procedures may not be employed or carried out unless the person qualified to do so is confident that all the following requirements are met. इसमें क्या क्या है कि जो expectant mother है, she is older than 35 years. She is pregnant and she is older than 35 years of age. ठीक है, the expectant mother has experienced at least 2 spontaneous abortions or fetal losses. 2 abortions उसके हुए हैं या फिर fetal losses she has suffered. जो women है, she is exposed to drugs या radiation या किसी तरीके का infection और या toxins उससे expose हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ओके, सो नेक्स्ट इज कि जो एक्सपेक्टेंट मदर फैमिली हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिजीजेस सच एज मेंटल इम्पेयरमेंट और फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ है, जो मदर की जो फैमिली है उसकी हिस्ट्री ऐसी रही है। एबनॉर्मेलिटीज़ लाइक स्पेस्टिसिटी बेसिकली आप कह सकते हो मेंटल स्टिफनेस काइंड ऑफ थिंग है, जिसमें जो आपके मसल्स होते हैं, ब्रेन सेल्स, वो स्टिफ हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं या फिर आप टाइटन होने लगते हैं। ठीक है, ओके, वॉट एवर द अदर रिक्वायरमेंट्स दैट द सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड में स्पेसिफाई, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड टाइम टू टाइम जो स्पेसिफाई करेगी वो सारे भी होने चाहिए। एंड सेक्शन 5 क्लॉज 2 का भी आगे पढ़ेंगे हम, राइट?
ओके, सो सेक्शन 5 में क्या है कि रिटन कंसेंट ऑफ अ प्रेग्नेंट विमेन एंड प्रोहिबिशन ऑफ कम्युनिकेटिंग द सेक्स ऑफ फीटस. No person referred to in clause 2 of section 3 shall conduct the prenatal diagnostic procedures unless अगर आपने उस विमेन को बता दिया हो कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो गए इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के, ठीक है, ये जो हम टेक्निक यूज़ करने वाले हैं उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, एंड इफ़ शी इज़ रेडी, उसका रिटन कंसेंट ले लिया है, एंड रिटन कंसेंट लेने के साथ साथ उस लेडी को आपने उस रिटन कंसेंट की एक कॉपी भी दे दी है दैट शी इज़ रेडी टू डू दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर, ठीक है. और दूसरा कि प्रोहिबिशन ऑफ कम्युनिकेटिंग द सेक्स ऑफ फीटस. ओके, सो अगर इस एक्ट की हम अथॉरिटीज़ की बात करें, सो बेसिकली मेजर 4 अथॉरिटीज़ है, ठीक है. सबसे पहला सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमेटी. ये जो एडवाइजरी कमेटी होगी ना, ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को टाइम टू टाइम एडवाइस करेगी, एंड ये जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है ये इसके 2 काम है, बेसिकली लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का काम देखेगी और एडवाइस करेगी. सही से. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड. द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड. एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक बोर्ड बनाएगी जिसका नाम होगा सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, जो कि एक्साइज करेंगे सारे पावर्स और परफॉर्म करेंगे सारे फंक्शंस जो कि ये एक्ट इस पर्टिकुलर बोर्ड को देता है. अब इस बोर्ड के अंदर कौन कौन होंगे वो हम देखते हैं. इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड इन द एक्ट. सो इसमें क्या है कि जो मिनिस्टर इन चार्ज होंगे हमारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर के, वो यहाँ के चेयरमैन होंगे, ठीक है. मिनिस्टर इन चार्ज जो है वो चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन होंगे, जिसको एक्स ऑफिशियो होंगे. ये रिमेंबर एक्स ऑफिशियो वाले टर्म को याद रखो आप, बिकॉज ये आगे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन 8 में पार्ट प्ले करेगा, ठीक है. दूसरा, जो वाइस चेयरमैन होंगे वो उसी डिपार्टमेंट के, उसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जो होंगे वो उसी ये होंगे वाइस चेयरमैन, ये भी एक्स ऑफिशियो होंगे. नेक्स्ट, 2 मेंबर होंगे टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रेजेंट द मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लॉ एंड जस्टिस एक्स ऑफिशियो. 2 मेंबर होंगे इसके, विमेन और चाइल्ड मिनिस्ट्री की होंगी एक, और एक लीगल अफेयर्स के जो देख रहे होंगे वो होंगे, लॉ एंड जस्टिस के होंगे, ठीक है. इसमें एक और पॉइंट है कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे उसके भी मेंबर जो होंगे एक्स ऑफिशियो. ऊपर वाले सी पॉइंट का भी एक्स ऑफिशियो. 10 मेंबर्स होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. ये सारे हर फील्ड से होंगे, सोशल और मेडिकल फील्ड के ये होंगे, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इज, उसके बाद 3 विमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगी जिसको इलेक्ट किया जाएगा बाय द हाउस ऑफ पीपल एंड द बाय हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसका मतलब ये है कि 2 हमारे लोकसभा की मेंबर होंगी एंड 1 राज्यसभा की मेंबर होंगी. फिर 4 मेंबर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कि रोटेशन पे अपॉइंट किए जाएंगे और स्टेट और यूनियन टेरेटरीज को जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. अब ये कैसा जो अपॉइंटमेंट होगा ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा. जैसा कि अगर हमने ए नाम से 2 को स्टार्ट किया, 2 MPs को लिया, तो हम पीछे Z से शुरुआत करेंगे, Z से 2 को स्टार्ट करेंगे और फिर ये बाय रोटेशन चलता रहेगा, ठीक है. provided that no appointment under this clause shall be made except on the recommendation of the state government or as the case may be the union territory. जब तक रिकमेंडेशन नहीं होगा तब तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी, ठीक है. लास्ट, एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ जॉइंट सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ फैमिली वेलफेयर हु शैल बी द मेंबर सेक्रेटरी. वो मेंबर सेक्रेटरी होंगे, वो भी एक्स ऑफिशियो ही होंगे, ठीक है. तो अगर आप देखो ओवरऑल तो कितने हो रहे हैं, ठीक है. एक हमारे हो गए चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन चेयरमैन, 2 हमारे 10 मेंबर होंगे सोशल और मेडिकल फील्ड के, कितने हो गए 12, ठीक है. 3 विमेन पार्लियामेंट की हो गई, वो कितने हो गए 15. 4 पार्लियामेंट के और मेंबर्स होंगे 19. फिर 2 हमारे मेंबर्स हो गए विमेन चाइल्ड मिनिस्ट्री की तरफ से और लीगल अफेयर्स की तरफ से 21, और 1 हो गए हमारे डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हम HF मेंबर सेक्रेटरी के हो गए 22, और 1 डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सेक्रेटरी के हो गए, वो हो गए हमारे 23. तो टोटल 23 मेंबर है एज ऑफ नाउ, जितना मैं काउंट कर पा रही हूँ, ठीक है. टोटल 23 मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सेक्शन 8 में दी गई है, जो ये कहती है कि टर्म्स के बारे में बात करती है कि टर्म क्या. ओके, सो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स क्या होगा. द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर अदर देन द एक्स ऑफिशियो मेंबर शैल बी इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर क्लॉज E और क्लॉज F ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ 7 3 years होगा, ठीक है.
और इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर क्लॉज जी ऑफ द सेट सबसेक्शन 1 ईयर। सो अब बेसिकली ये याद रखना कि सारे लोगों के लिए एक्सेप्ट एक्स ऑफिशियो 2 टर्म होगा और एक्स ऑफिशियो के लिए मोर देन 2 टर्म्स होगा। ये सिंपल शॉर्ट में बता रही हूँ मैं। सेक्शन 9 में है कि बेसिकली आपका मीटिंग्स कब होंगी बोर्ड की। तो जो बोर्ड की मीटिंग्स होगी 1 in 6 मंथ्स होगी। ठीक है। अभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ट्वाइस इन अ ईयर। सो ट्वाइस इन अ ईयर वर्ड जो है वो नहीं दिया गया है। ठीक है। 1 in 6 मंथ्स आप प्रोविजो देखोगे तो उसमें 1 in 6 मंथ्स वर्ड यूज़ किया गया है। राइट। ओके, सो ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेज हैं वो कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल नेचर के हैं, विच मेक्स इट कि ये जितनी भी चीज़ें अगर आप ऑफेंस करते हो तो वो क्रिमिनल के अंदर काउंट होंगी। ठीक है। अब सेक्शन 22 में एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग दिया गया कि अगर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी कंपनी या लेबोरेटरी या कुछ भी ये सारी चीज़ अगर एडवर्टाइज करती हैं फॉर प्री नाटल एंड प्री कंसेप्शन सेक्स डिटर्मिनेशन फैसिलिटी, उनको सज़ा मिलेगी 3 साल की। They will be imprisoned for up to 3 years and fine up to 10,000 rupees। ठीक है। सेक्शन 23 में ऑफेंस दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि ओके, सो सेक्शन 23 में ऑफेंसेस और पेनल्टीज बताई गई हैं। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है या फिर कोई भी जो इंसान है वो अगर एक इफ़ इज कॉट अगर एक बार पकड़ाता है तो इन दैट केस 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 10,000 फाइन, एंड सब्सिक्वेंटली कॉट फिर दूसरी बार भी अगर वो ऐसा ऑफेंस करते हुए पकड़ाया जाता है तो इन दैट केस 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 50,000 फाइन। ओके। अगर जैसे कि मैंने बोला मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके पास लाइसेंस है तो फर्स्ट टाइम कॉट किया जाएगा तो उसका लाइसेंस जो है वो 5 years के लिए कैंसिल होगा, एंड अगर सेकेंड टाइम आता है तो फिर उसका जो लाइसेंस है वो परमानेंटली ही कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो पर्सन सीकिंग पीएनडीटी, जो पर्सन ये चीज़ करवाना चाहता है, ये तो था कि जिसने कर दिया है ना, जो ये चीज़ कर रहा है, और जो करवाना चाहता है जो पर्टिकुलर पर्सन, इन दैट सिचुएशन वो फर्स्ट टाइम इफ ही इज कॉट तो 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 50,000 फाइन, and if second time subsequently he is caught of seeking PNDT, then in that situation 5 years of imprisonment and 1 lakh rupees fine। ठीक है। सेक्शन 25 states that penalty, okay, so section 25, as I said, penalty for contravention of the provision of the act or rules for which no specific punishment is provided। जहाँ पे कोई भी specific punishment described या provided नहीं है उस situation में 3 months of imprisonment and 1,000 rupees fine you have to give। ठीक है। अभी सेक्शन 26 कहता है बाई कंपनीज। ठीक है। सो हु मे कंप्लेन, अच्छा एक और चीज़, कौन कंप्लेन कर सकता है? कोई भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी या फिर कोई भी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करेगा 15 डेज का, जिसको पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वो 15 डेज का नोटिस देगा टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एंड देन दैट विल बी इन्फॉर्म टू JMFC, दैट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। ये दोनों दे विल टेक द मैटर इनटू कॉग्निजेंस एंड फिर फर्दर उसका दे विल टेक एक्शंस ऑन इट। ठीक है। सो दीज वर द बेसिक थिंग। ओके, सो फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द एक्ट। सबसे पहला है हमारा सेक्शन 18, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। द एक्ट मैंडेट्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, ऑल जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, जेनेटिक लेबोरेटरीज, जेनेटिक क्लिनिक्स एंड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स। ये मैंडेटरी करता है कि वही रजिस्ट्रेशन अगर होगा तभी ये लोग कुछ जो सेक्शन 4 की क्लॉजेज है वो कर सकते हैं। ठीक है। सो इट इज़ रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी एंड मैंडेटरी। ठीक है। Okay, so next is Maharashtra became the first state to ban the sex determination in the year 1988. This act also was amended in 2003 and 2011, और 2003 में ये एक्ट जो था ये PNDT, पहले प्री नेटल था, बाद में PCPNDT बन गया। ठीक है। दैट इज प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ठीक है। ऑल्सो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इज कंपल्सरी विद इन 2 years और बाय द एंड ऑफ criminal proceedings it is given under section 29। ठीक है। और क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पब्लिक एट लार्ज, ये इस बेसिकली एक्ट का जो एम और ऑब्जेक्टिव था वो ये था। ठीक है। ये सोशल अवेयरनेस वगैरह के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। ठीक है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।